उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के वैसे ही सरकार गंभीर नहीं दिख रही है और अब एक फैसले के बाद से इसको कड़ाई से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। इसके बाद से शिक्षकों के पद में और ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। आरटी एक्ट के मानक के हिसाब से और पूरे फैक्ट्स के हिसाब से मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस एक डिसीजन का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 29 मई 2023 को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के द्वारा समस्त खंड शिक्षा अधिकारी लखनऊ को एक पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय दिया गया है बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविलय के संबंध में 2018 में और फिर 2020 में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को एक निर्देश दिया गया था कि अगर एक ही परिसर में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रनिंग में है तो उन दोनों का सम्मिलन कर दिया जाए। सम्मिलन कहने का मतलब कि एक स्कूल से, जैसे पहले प्राइमरी और अपर प्राइमरी अलग अलग था लेकिन एक ही परिसर में था, एक ही कॉरिडोर में था, तो उसको क्या किया जाएगा, अब मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब कि प्राइमरी का टीचर अपर प्राइमरी में पढ़ा सकता है और अपर प्राइमरी का टीचर प्राइमरी में पढ़ा सकता है। इसका ये मतलब हो गया। मतलब कि जो पहले 2 यूनिट के तौर पर स्कूल को देखा जाता था, अब उसको मर्ज करने के बाद से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक एक ही यूनिट माना जाएगा। इसके संबंध में ये पूरा पत्र में लिखा गया है, ठीक है। और इसको कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर आप सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले ये भी आदेश पारित किया गया था कि अगर किसी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 30 से कम छात्र हैं तो उस विद्यालय के छात्रों को नज़दीक के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाए और वो 30 से कम छात्रों वाला विद्यालय धीरे धीरे बंद हो जाएगा। यानी कि एक विद्यालय में अगर 30 बच्चों से कम छात्र हैं तो वो विद्यालय बंद करके उसके छात्रों को पास वाले स्कूल में, पास वाले विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। आरटीई मानक के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों का जो अनुपात है वो एक शिक्षक पर 30 छात्र होते हैं। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कि एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जिसमें 19 बच्चे थे, किसी एक विद्यालय में 19 बच्चे थे, तो चूंकि वो 30 से कम हो गया तो उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा जो कि उसके पास में होगा। अब ये स्कूल चूंकि बंद हो रहा है तो यहाँ का जो एक टीचर था वो सरप्लस में चला गया सिस्टम में। अब ये जो टीचर सरप्लस में गया, जाहिर सी बात है इसको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। अब मान लीजिए कि जिस विद्यालय में उसको शिफ्ट किया गया बच्चों को, उसी विद्यालय में इस टीचर को शिफ्ट किया जाना है और उस विद्यालय में मान लीजिए कि टोटल जो बच्चों की संख्या है वो 11 है। तो पहले विद्यालय जहां 19 बच्चे थे वो शिफ्ट होकर के इसमें आए तो टोटल 11 + 19 बच्चे मिलकर के टोटल बच्चों की संख्या हो गई 30। और आरटी मानक के हिसाब से 30 छात्रों पर एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पहले वाले विद्यालय से एक टीचर सरप्लस था वो यहाँ भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से एक टीचर होगा। अब दोनों विद्यालयों को मर्ज करने से एक ही टीचर उन दोनों को पढ़ाने के लिए एक तरीके से ऑक्यूपाई होगा। एक टीचर अभी भी सिर्फ सिस्टम में सरप्लस में होगा। इसके अलावा जब एक ही परिसर में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो उनको मर्ज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा आप इस पत्र में विशेष तौर पर देख लीजिए क्या कहा गया है। देखिए, ये कहा गया है कि विद्यालय संचालित करने, उसे एक विद्यालय इकाई के रूप में संचालित करने तथा प्रभारी प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। ध्यान से समझिएगा। अभी क्या होता था कि एक ही परिसर में होने के बावजूद भी प्राथमिक का अलग प्रिंसिपल होता था और उच्च प्राथमिक का अलग प्रिंसिपल होता था। अब चूंकि दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और दोनों एक ही विद्यालय के तौर पर देखे जाएंगे, यानी एक यूनिट माना जाएगा। अब एक विद्यालय है तो उसमें प्रिंसिपल भी एक होगा। पहले क्या था कि पहले प्राइमरी का प्रिंसिपल अलग और अपर प्राइमरी का प्रिंसिपल अलग, लेकिन अब मर्ज होने की वजह से अब दोनों विद्यालयों का एक ही प्रिंसिपल होगा जो सीनियर होगा। तो अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी का जो प्रिंसिपल होगा अगर वो सीनियर है तो वो पूरे विद्यालय का प्रिंसिपल माना जाएगा, और अगर अपर प्राइमरी का प्रिंसिपल सीनियर है दोनों विद्यालयों में तो वो प्रिंसिपल माना जाएगा। तो दोनों में से एक तो प्रिंसिपल का पद खत्म हो गया। अब यहाँ से जो प्रिंसिपल का पद खत्म हुआ है वो क्या होगा कि प्राइमरी का जो प्रिंसिपल का पोस्ट होता है और अपर प्राइमरी का जो सहायक अध्यापक का पोस्ट होता है उसका रैंक समान है। यानी कि या तो आप प्राइमरी के प्रिंसिपल बन जाइए प्रमोशन पा करके, या तो अपर प्राइमरी के सहायक अध्यापक बन जाइए। तो जो प्राइमरी का प्रिंसिपल वहाँ से निकला
वो अपर प्राइमरी के टीचर के तौर पर ऑक्युपाई कर लिया जाएगा। यानी एक प्रिंसिपल का पद खत्म हुआ, और वो सिर्फ पद नहीं खत्म हुआ बल्कि वो अपर प्राइमरी का सहायक अध्यापक का पद भी खत्म कर रहा है, केवल इस एक फैसले से विद्यालय को मर्ज करने के संदर्भ में। इसके अलावा नीचे से दूसरा पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें भी बहुत कुछ बातें छिपी हुई हैं। इसमें यह मेंशन किया गया है कि प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा पृथक पृथक शिक्षण कार्य किया जा रहा है, जबकि प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त योग्यता धारित करते हैं। यानी कि जब विद्यालय मर्ज हो जाएगा तो प्राइमरी का जो सहायक अध्यापक होगा, असिस्टेंट टीचर होगा, वो अपर प्राइमरी में भी पढ़ाने के लिए बात कही जा रही है और न्यूनतम योग्यता रखते हैं, इस प्रकार से कहा जा रहा है। क्या ये न्यूनतम योग्यता रखते हैं? आप खुद सोचिए कि अपर प्राइमरी में पढ़ाने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी का जो सहायक अध्यापक है उसकी क्या गारंटी है कि वो उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई है? और अगर नहीं है और बिना टेट क्वालिफाई के अगर उसको अपर प्राइमरी में पढ़ाने का मौका दिया जाए तो ये सीधे तौर पर आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन है, क्योंकि माननीय कोर्ट के द्वारा भी ये स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया गया है कि आरटी एक्ट के मानक के हिसाब से प्राइमरी से अपर प्राइमरी में जब टीचर प्रमोट होता है या फिर अपर प्राइमरी में टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी न्यूनतम योग्यता ये होनी चाहिए कि वो उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई हो। मतलब कि अगर एक सहायक अध्यापक पहले से टीचर है प्राइमरी में और अगर उच्च प्राथमिक का वो टेट क्वालिफाई नहीं है तो वो पढ़ा नहीं सकता है। इसके अलावा छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के भी कुछ चीज़ें निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में रहेगी, क्योंकि जब भी आंकड़ा मांगा जाता है, जब भी शिक्षकों के पद सृजित किए जाते हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से ही सृजित किए जाते हैं कि टोटल हमारे विद्यालयों में कितने बच्चे हैं और उनको पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक हैं। अगर प्राइमरी की बात करें तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो 35 छात्रों पर एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब चूंकि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो एक ही परिसर में थे उसको मर्ज कर दिया गया, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि प्राइमरी का जो टीचर है वो अपर प्राइमरी में पढ़ा सकता है, तो जब एक ही विद्यालय के तौर पर काउंट किया जा रहा है तो वहां पर अनुपात 35 का लगाया जाएगा या फिर 30 का लगाया जाएगा, ये भी एक तरीके से संदेह के घेरे में रहेगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आरटी एक्ट के मानक के हिसाब से प्राइमरी विद्यालयों में 60 बच्चों तक 2 शिक्षक की रिक्वायरमेंट होती है और 61 से लेकर के 90 तक 3 टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय को देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया गया है कि 35 छात्रों पर एक टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो विद्यालयों को मर्ज करने से होगा ये कि जो प्राइमरी का टीचर अपर प्राइमरी में जाकर के पढ़ा रहा है उस पत्र के हिसाब से, तो उनको अपर प्राइमरी में भी काउंट कर लिया जाएगा और प्राइमरी में भी काउंट कर लिया जाएगा। और चूंकि अपर प्राइमरी में 35 छात्रों पर ही एक टीचर की रिक्वायरमेंट है और प्राइमरी में 30 छात्रों पर एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो 5 बच्चों का गैप हो रहा है उसको टीचर्स के रूप में अपर प्राइमरी में दिखाया जा सकता है, और इस हिसाब से जो टीचर्स हैं वो सरप्लस हो सकते हैं, क्योंकि 5 बच्चे का जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि विद्यालय मर्ज है और उसको एक ही यूनिट के तौर पर देखने की बात की जा रही है, और एक ही यूनिट पर देखने का मतलब कि वो सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि प्राइमरी का जो टीचर है वो अपर प्राइमरी में भी पढ़ाने की योग्यता रखने की बात कही जा रही है, जबकि उसके पास स्टेट है अथवा नहीं है इसकी जांच ही नहीं की जा रही है। तो क्या वो आरटी एक्ट के हिसाब से अपर प्राइमरी में पढ़ाने लायक है? नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से टीचर्स के जो सृजित पद हैं उसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। इन पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।